आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजय गाथा में। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास के पन्नों में उस वक्त स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब भारत ने 13 दिन तक चले युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस दिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना था, क्योंकि विश्व में पहली बार अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। भारतीय वीर सैनिकों के शौर्य के आगे पाकिस्तान न सिर्फ नतमस्तक हुआ, बल्कि उसके टुकड़े कर एक अलग देश बांग्लादेश का उदय हुआ। पाकिस्तान की पराजय और उसके 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद मनाए जाने वाले विजय दिवस के 50 साल बाद भारत का हर एक शख्स योद्धाओं की गौरव गाथा को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि उस वक्त युद्ध में क्या क्या कुछ हुआ था, कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ऐसे में पत्रिका टीवी आपके लिए खास पेशकश लेकर आया है, जिसमें अगले आधे घंटे में न सिर्फ युद्ध की झलकियों से आपको रूबरू करवाया जाएगा, बल्कि देश के लिए शहादत देने वाले वीर सैनिकों के अनछुए किस्सों पर भी बात होगी। साथ ही साथ बात यह भी करेंगे कि उस वक्त का भारत और आज के भारत में क्या फर्क आया है, सैन्य मामलों को लेकर भारत में कितना बदलाव आया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम विजय गाथा स्वर्ण जयंती वर्ष की। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपको युद्ध की झलकियां दिखाते हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि उन 13 दिनों में कब कब क्या हुआ था, कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और पाकिस्तान को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। एक एक करके तारीख वाइज हम आपको बता रहे हैं कब युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे पाकिस्तान ने सरेंडर किया। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 3 दिसंबर 1971 का वो दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में जनसभा को संबोधित कर रही थी। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत के 12 वायुसेना अड्डों पर हमला किया था। सभा को रद्द कर इंदिरा गांधी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई और दिल्ली में उसके बाद शुरू हुई सैन्य बैठक और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और युद्ध का आदेश जारी हुआ। 3 दिसंबर 1971 भारतीय वायुसेना ने रात 11:50 पर पाकिस्तान के 8 ठिकानों पर जवाबी हमला कर दिया। युद्ध के पहले दिन INS राजपूत ने गाजी नष्ट कर दी। 3 दिसंबर पहला दिन भारतीय सेना का मनोबल और गाजी नष्ट हो गई। 4 दिसंबर 1971 का दिन नौसेना की ऐतिहासिक कामयाबी के नाम ये युद्ध का दूसरा दिन रहा, क्योंकि इस दिन भी पाकिस्तान के ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोला। पाकिस्तान की आधी नेवी साफ। पहली बार एंटीशिप मिसाइल से किया गया हमला, पाकिस्तान के 3 जहाज डूबे। दूसरे दिन बड़ा हमला पाकिस्तान पर। हमले की भयावहता को देख पाकिस्तानी वायुसेना ने ही पाकिस्तानी नौसेना की मदद करने से इनकार कर दिया। देख सकते हैं आप, पाकिस्तानी वायुसेना ने नौसेना की मदद से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिकी स्पेस लैब में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों ने हमलों से उठी आग की लपटों को देखा। 3 नौकाओं से पाक नौसेना तबाह हो गई। INS निपट, निर्घट और वीर ने यह हमला किया था। विजय दिवस की शौर्य गाथा हाई अलर्ट मोड पर बाड़मेर सुंदरा के सामने पाक की सेना थी। इसके बाद दिन आता है 5 दिसंबर 1971। तीसरे दिन पाक टैंकों का कब्रिस्तान बन गया लोंगेवाला। राजस्थान बॉर्डर लोंगेवाला
पाक टैंकरों का कब्रिस्तान बन गया। पाकिस्तानी फौज ने आधी रात बाद लोंगेवाला चौकी पर हमला बोल दिया। जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी दुश्मन पर आर्टी फायर शुरू किया। पाक के कई टैंक नेस्त नाबूद कर दिए गए। 5 दिसंबर का यह दिन भारत में घुसे करीब 54 पाकिस्तानी T-59 और शेरमन टैंकों में से करीब 40 को तबाह कर दिया गया। ये वो वीरता की कहानियां हैं। करीब 138 फौजी वाहन भी नष्ट हुए। पाकिस्तान के 5 दिसंबर को बड़ा दिन लोंगेवाला में पाकिस्तान को तहस नहस किया गया। जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर में बीएसएफ ने 23 पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा जमा दिया। पाकिस्तानी ब्रिगेड को पीठ दिखाने तक का मौका भारतीय सैनिकों ने नहीं दिया। ये वो शौर्य गाथा है। 6 दिसंबर का अगला दिन आता है और 6 दिसंबर को क्या हुआ आपको बताते हैं। युद्ध के चौथे दिन ही आधे पूर्वी पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया था। 6 दिसंबर को 4 सिख रेजिमेंट ने बड़ी कीमत चुकाकर जेसौर की जंग जीती थी, जिसमें भारत के कुछ जवान शहीद हुए थे। भारत के 2 जेसीओ और 25 आरोह शहीद हुए थे। करीब 100 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तान के 5000 सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए थे। ये हमारे सैनिकों का जज्बा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश को एक गण प्रजातांत्रिक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी थी। 6 दिसंबर को 1,43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 7.5 करोड़ की जनता के साथ बांग्लादेश का उदय हुआ। पाकिस्तान के टुकड़े, बांग्लादेश का उदय। और उसके बाद 7 दिसंबर का दिन आया। 5वें दिन पाकिस्तान की धरती पर साहसिक शौर्यम का सूर्य उगा था। ये वो दिन है क्योंकि इस दिन 1 जून 1967 में गठित 10 पैरा ने अपनी पहली ही स्ट्राइक में पश्चिमी पाकिस्तान में 80 किलोमीटर घुसकर छाछरों पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद क्षेत्रों को 20 राजपूत रेजिमेंट को हस्तांतरित कर दिया गया। पाक सेना के 17 मारे गए, 12 को बंदी बनाया गया। 7 दिसंबर को बड़ी सफलता। सेना को एक एक करके जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सफलता का नया इतिहास रचा जा रहा है। 8 दिसंबर को युद्ध के 6ठे दिन ऑपरेशन पायथन हुआ था। ये वो 6ठा दिन युद्ध का जब भारतीय नौसेना ने वो पराक्रम दिखाया कि अरब सागर में बिना इजाजत कोई प्रवेश ना तो कोई कर सकता था और न ही पाकिस्तान की तरफ से कोई बाहर निकल सकता था। ये हमारे वीर सैनिकों ने कर दिखाया। 8 दिसंबर को सिंध में 2000 वर्ग किलोमीटर पर भारत ने अपना झंडा तिरंगा गाड़ दिया था। नया छोर हवाई अड्डे पर कब्जा जमा लिया। छोर तक जाने लगी रेल। कोमिल्ला कब्जे में, नजर में ढाका था। पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई 8 दिसंबर को। उसके बाद अगला दिन आता है 9 दिसंबर को, जब दुनिया का पहला रात्रि हेलीबर्न ऑपरेशन कर भारत ने अपनी जो ताकत है वो पूरी दुनिया को दिखाई। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की जाबाजी देखकर पूरी दुनिया हैरत में आ गई थी, क्योंकि ये पहला रात्रि ऑपरेशन मेघना नदी और आशुगंज के पार पूरी 311 ब्रिगेड को उतार दिया गया। 9 सितंबर का यह दिन ढाका की तरफ तेजी से भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान फौज हड़कंप मच गया था। पाकिस्तानी फौज में पूर्व में अशुगंज, दूधकांडी, चंद्रपुर तो पश्चिम में मधुमती नदी के किनारे कुश्तिया को आजाद भारतीय सैनिकों ने करा दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों को संदेश दिया, अब आत्मसमर्पण करो या फिर मारे जाओ। 9 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों को यह संदेश भारतीय वायुसेना ने भी जारी रखी। तबाही एक के बाद एक पूर्वी पाकिस्तान के हवाई बेस पर बम गिराए गए। मुक्ति वाहिनी ने 600 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में ले लिया। ये 9 दिसंबर के दिन जब भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के छक्के छुटाए। उसके बाद 10 दिसंबर को मेघना नदी के पार और ढाका के द्वार भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। 10 दिसंबर को ढाका भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। पाक बटालियन ने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि भारत का पराक्रम, वीर सैनिकों का पराक्रम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहा था। छंब में शत्रु के 5 हमले नाकाम कर दिए। घमासान लड़ाई के बाद पाकिस्तानी पीछे हटे। इसके बाद अगला दिन आया और 11 दिसंबर 1971 को युद्ध के 9वें दिन भारतीय सेना ढाका में घुस गई थी।
ये 11 दिसंबर का दिन टांगिल एयर ड्रॉप ने पाकिस्तान की हर बाजी को पलट दिया था, क्योंकि ये टांगिल एयर ड्रॉप में शाम 4:30 बजे टांगिल पैरा ड्रॉप हुआ। स्थानीय लोगों ने भारतीय सैनिकों का स्वागत किया। सिर्फ स्वागत ही नहीं, भारतीय सैनिकों की सहायता भी की। शाम 7 बजे तक 2 पैरा ने पोगली पुल और टांगी ढाका रोड पर कब्जा कर लिया। एक मराठा लाइट इन्फेंट्री ढाका की तरफ बढ़ी तो मीरपुर पुल से पाकिस्तानी सेना हटने लगी। इसके बाद अगला दिन 12 दिसंबर 1971 का दिन 10वां दिन था। सूचना युद्ध हुआ था। राव ने काव की चाल चली, पाक जिससे बेहाल हो गया। सबसे अहम दिन था। सूचना युद्ध के जरिए भारत ने बड़ी सफलता हासिल की थी। भारतीय सेना के जनसंपर्क निदेशालय से एक तस्वीर जारी हुई जिसने युद्ध की पूरी कहानी पलट कर रख दी। बीबीसी ने प्रसारित किया, भारत ने 5000 सैनिक टांगिल में उतारे, जबकि हकीकत में यह तादाद करीब 600 ही थी। पाकिस्तानी सेना में डर, घबराहट और खौफ का माहौल हो गया। सूचना युद्ध की ताकत कितनी बड़ी थी ये उस दिन सामने आई। उसके बाद 13 दिसंबर का दिन आया। युद्ध के 11वें दिन पूर्वी पाकिस्तान पर भारतीय सेना का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। ये 11वां दिन था। अब ढाका के लिए दौड़ शुरू हुई। महज 5 से 6 मील की दूरी पर बालू और शीतलाक्या नदी पर आगे के निर्देश मिलने का इंतजार भारतीय सैनिक कर रहे थे। बालू नदी के पूर्वी तट पर खिलगांव और बासाबो के पास पाकिस्तानी सेना घेरा बनाए बैठी थी। इसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ के 3 रेडियो प्रसारण ने पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ दिया था। 3 रेडियो प्रसारण ऐसे हुए जिसने पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ दिया। पाकिस्तानी फौज के चारों तरफ से घिर जाने और आत्मसमर्पण या फिर जाने का संदेश इन प्रसारणों में था। भारतीय सेना ने 3 बटालियन के साथ उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व से हमला कर बोगरा पर कब्जा कर लिया था। 13 दिसंबर का दिन 14 दिसंबर आया और उसके बाद 14 दिसंबर को क्या हुआ वो आपको बताना है। वायुसेना ने ढाका का गवर्नमेंट हाउस तबाह कर दिया। 45 मिनट में 3 हवाई हमले किए गए। बमबारी के बीच गवर्नर एएम मलिक ने पहले युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। पूर्वी पाकिस्तान की आखिरी सरकार का अंत हुआ। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। 14 दिसंबर को पाकिस्तान पस्त हो गया। एक मुक्त देश के तौर पर बांग्लादेश का उदय हुआ 14 दिसंबर 1971 को। 15 दिसंबर का दिन आया। 15 दिसंबर को सुबह भारत ने 5 बजे से 9 बजे तक के लिए हवाई हमला बंद कर दिया। उसके बाद भारतीय फौज ने ढाका को चारों तरफ से घेरा। नियाजी को आत्मसमर्पण का पत्र 15 दिसंबर को भेजा गया। सरेंडर के लिए तैयार हुआ जनरल नियाजी। 15 दिसंबर को सरेंडर के लिए तैयार हुआ और 16 इंदिरा गांधी ने पश्चिमी मोर्चे पर 15 दिसंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके बाद 16 दिसंबर का वो ऐतिहासिक दिन जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। 50 साल हो गए हैं। करीब 90,000 सैनिकों के साथ जनरल नियाजी का सरेंडर हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर इसे माना गया। जनरल नियाजी ने रिवॉल्वर सौंपी और अपना बैच उतारा। 1971 का यह दिन परेड ग्राउंड पर शाम 4:20 पर भारतीय सेना के सामने जनरल नियाजी का आत्मसमर्पण हुआ। पाकिस्तान पर भारत की जीत के साथ ही पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया गया। 16 दिसंबर 1971। तो ये पूरे युद्ध के 13 दिन की दास्तान हमने आपको बताई है और इस पूरी युद्ध पर इस पूरे खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं और दूसरे मेहमान हैं ब्रिगेडियर MS शेखावत जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि 50 साल हो गए हैं, स्वर्णिम जयंती हम मना रहे हैं युद्ध की। किस तरह से इसे आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही गौरव में की बात है कि हम 50वें साल की जयंती मना रहे हैं और उस दिन हमारे देश की जो आर्म फोर्सेस हैं या इवन सिविलियन गवर्नमेंट है, उनका सब सामंजस्य से एक बहुत बड़ी जीत का आह्वान हुआ था। और ऐसी जीत दुनिया में आज तक कभी किसी ने देखी नहीं
कि जहां पे जो फोर्सेस की पैरिटी ना हो, जहां पे वर्ल्ड पावर्स जो हो एक किसी एक देश के साथ हो, दूसरे देश के साथ ना हो, फिर भी वो जो पलड़ा भारी वाली सेना है वो हार जाए। तो इस किस्म के जो चीजें हैं ये होना बड़ा मुश्किल है। और ये आज जिसको हम दोहरा रहे हैं, 50 साल बाद याद कर रहे हैं, तो ये हमारी जो एग्जिस्टिंग आर्म फोर्सेस है उनका जो मनोबल ऊंचा करता है, हमारे सिटीजन्स को हमारी हिस्ट्री के बारे में बताता है और उनको बोलता है कि भाई हमारे जो वीर थे जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, देश के लिए अपनी जान निछावर करी, उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। बस उसके अलावा जो एक देश है जो जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं और जो बांग्लादेश रिसेंटली डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो गया है 50 साल के अंदर, उस देश के जो नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए कि यार अगर उनके ऊपर जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सेना की तरह जो भयानक उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, रेप्स, किलिंग, मर्डर, उनको जो इतना खराबी किया जा रहा था, उनकी जो रक्षा थी वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने करी, भारत ने उनकी रक्षा करी। और भारत की रक्षा के बाद आज वो पहले वो गरीब कंट्री थे, शुरू में उनके पास कुछ नहीं था, परंतु करते करते उन्होंने आज इतनी तरक्की कर ली है कि आज वो डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो जाए। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की गाथा है, हमारी आर्म फोर्सेस का मनोबल ऊंचा जाता है और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ये एक बताने का प्रयास है कि इस तरीके से एक हमने जो सच की जीत थी, जो सच की लड़ाई हमने पाकिस्तान की जो सरकार के अगेंस्ट लड़ी थी, उसमें हमारी इतनी बड़ी फतेह हुई जिसका इतिहास में कोई सानी नहीं है। जी, निश्चित तौर पर यह गौरव गाथा है जिसका इतिहास में कोई सानी नहीं है। हमारे साथ में ब्रिगेडियर MS शेखावत जी हैं। शेखावत जी, आज तो बहुत सारे संसाधन हमारे सामने हैं, उस वक्त क्योंकि संसाधन भी नहीं थे, क्या क्या चुनौतियां भारतीय सेना को सामना करना पड़ी थी? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन सब वीर जवानों को जिन्होंने देश को इस वॉर को जिताने में अपनी शहादत दी। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और आज देश 50 साल के बाद में इस युद्ध को याद कर रहा है, इस विजय को याद कर रहा है। ये सब उन्हीं की वजह से है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अभी आता हूं कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। जी, ये 71 वॉर, संसाधनों की कमी एक बात है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूरा देश इकट्ठा होना। युद्ध जो है अकेली फौज नहीं लड़ती है जी, युद्ध जो है पूरा देश लड़ता है, हर इंसान लड़ता है। कोई अपनी जोश दिखाता है, मीडिया अपना काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में उत्पादन बढ़ाता है, रेलवेज जो है सामान आगे पहुंचाता है। हर प्रकार से पूरा देश जुड़ता है और तब जाके युद्ध जीता जाता है। 71 वॉर में एक जो आजकल सभी लोग कहते हैं कि टाइम ऑफ ओन चूजिंग, ओन प्लेस और अपने हिसाब से लड़ाई करने का तरीका, हथियार इस्तेमाल करने का तरीका। उस समय लड़ाई के लिए जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था, मिसेस गांधी ने, कि आप लड़ाई करो, वो था मार्च का महीना। जनरल मानेकशॉ साहब ने यह कहा था कि नहीं, ने तो समय है, नहीं मेरी फौज इस प्रकार से तैयार है। मैं बताऊंगा कब लड़ाई लड़नी है और मैं आपको वॉर जीत के दूंगा। जी, जी, भारतीय सेना को तैयारी करने के लिए तीनों आर्म फोर्सेस के जो एयर फोर्स और नेवी को तैयार करने का टाइम मिला। पूरा देश इकट्ठा हुआ और हमने जाके दिसंबर में लड़ाई जीती। जी, निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर पूरे देश ने का सहयोग था, क्योंकि 10वां दिन तो सूचना युद्ध से ही हमने काफी कुछ सफलता हासिल की थी। लेकिन सैनिकों को किस तरह की चुनौतियां उस वक्त फेस करनी पड़ी? ये देखो,
हमारे पास में उतने संसाधन नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली 1947, 48 या देखो 62 या फिर 65 और इन तीनों वॉर्स में हमारा कोई मेजर विजय नहीं हुआ था। इसका कारण था कि हमारे पास में संसाधनों की कमी थी जी। और यही वजह जनमानक साहब ने कहा कि आप हमें टाइम दीजिएगा 6-7 महीने का तैयारी करने का। देश में हथियारों का प्रोडक्शन होना था, वो बड़ा बाहर से हथियार लाने थे, वो लाए गए। एम्युनिशन जो लाना था वो लाया गया। जब पूरा देश तैयार हो गया, पूरी फौज तैयार होगी, उसके बाद में ये जो है वॉर स्टार्ट हुआ और हमारी विजय हुई। जी, धीमान साहब के पास में आना चाहूंगा। धीमान साहब, क्योंकि अचानक पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था वायुसेना के ठिकानों पर, किस तरह से, क्योंकि संसाधन भी हमारे पास में नहीं थे, हम तैयार भी नहीं थे, किस स्ट्रेटेजी के साथ में हमारे सैनिकों ने युद्ध को लड़ा, क्योंकि संसाधन भी नहीं थे और इच्छा शक्ति और जोश जज्बा तो था ही, और क्या स्ट्रेटेजी प्लान की? देखिए, मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बताता हूं जी। वो ये कि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान के थे, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान के, वो चुनाव को जीत चुके थे। परंतु पाकिस्तान में एक माइंडसेट था पंजाबियों का वेस्ट पाकिस्तान में कि ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली जो हैं वो इंफीरियर हैं। परंतु अब वो चुनाव जीत चुके थे और उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, मगर उनको ईस्ट पाकिस्तान बंगाली को एक प्राइम मिनिस्टर बनाना, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, यहिया खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और भुट्टो जो उनके साथ में थे, उनको ये नागवार था। उन्होंने एज ए रिजल्ट, लंबी कहानी है बट आई कट इट शॉर्ट, उन्होंने क्या किया कि जो बंगाली मुस्लिम्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, उनके ऊपर एक अत्याचार की लहर छोड़ दी आर्मी के द्वारा। उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी गई, काफी सारी चीजों को देखा गया और हर एक लेवल पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किलिंग्स, रेप्स, मर्डर, चुन चुन के जो आदमी उनके नुमाइंदे थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो अभी वहां पे जब ये सब तांडव शुरू हुआ तो वो सारे लोग एज ए शरणार्थी हिंदुस्तान में बांग्लादेश के बॉर्डर से और ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से वेस्ट बंगाल में दाखिल होना शुरू हो गए, असम में दाखिल होना शुरू हो गए। तो ये शरणार्थियों का जो बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अभी हमने शरणार्थियों को खाना खिलाना था, उनके लिए हमने कैंप्स लगाने पड़े। तो वो सब जो एक अच्छा देश करता है, हिंदुस्तान कर रहा था। पर उस वक्त हिंदुस्तान खुद ऐसी हालत में नहीं था कि हम कोई संपन्न देश थे, हम खुद एक गरीब कंट्री थे, हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं था, तो हम शरणार्थियों को कहां से खिलाते जी। तो इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस दिन बुलाया सब अपने ओहदेदारों को। मानेक शाह साहब को बोला गया कि मार्च का महीना है, लड़ाई शुरू करिए। मानेक शाह साहब ने उनको बोला, देखिए अभी ना मेरे पास हथियार हैं, ना मेरे पास समर्थ है लड़ाई लड़ने की, और साथ में मॉनसून का सीजन शुरू होने वाला है। बांग्लादेश एक रिवराइन कंट्री है, जब बहुत सारे रिवर्स हैं, तो वहां पे अगर हमने अभी शुरू किया तो हमारी सेना पिट के रह जाएगी। तो एनीवे वो बड़ी लंबी अगर वो भी कहानी है, कैसे इंदिरा गांधी ने मानेक शाह की शर्तों को माना, तैयारी शुरू हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब हम दिसंबर के महीने में थे और इंडिया प्लान कर रहा था कि किसी तरीके से हम एक ऑल आउट वॉर को डिक्लेयर करें, बहुत सारा अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, रशिया की थोड़ी सी दखल अंदाजी थी इंडिया के फेवर में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, चाइना था, विश्व के दूसरे कंट्रीज भी थे, P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल बीच में आ रही थी। तो इंडिया ने बीच में प्लान बनाया कि अभी हम अटैक करेंगे, परंतु वो शायद प्लान की जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो गई और 3 दिसंबर रात को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी ऑल अलोंग आवर वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न एयरफील्ड्स। तो उसके जवाब में जब भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई करी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। और हुआ ये था, हालांकि हम लोग की जॉइंटमैनशिप आज भी उतनी नहीं है, पर उस दिन जो पहले 2 दिन रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी ने किया और आधी नेवी उनकी निस्ता नाबूद कर दी, कराची हार्बर तबाह कर दिया। प्लस कराची में उनके जो मेन ऑयल डंप्स थे, जो मेन एम्युनिशन डंप्स थे, जो उनका POL जिससे उनके हवाई जहाज उड़ने थे, नेवी का शिप चलने थे, आर्मी ने उनका लड़ाई लड़नी थी, वो नेवी ने सब तबाह कर दिया आधी रात को। और जब वो सुबह हुई, जो उनकी लपटें उठ रही थी, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक टारगेट डेजिग्नेशन थी और इंडियन एयरफोर्स ने
जम के बॉम्बिंग करी। जी। अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान का जितना भी ऑयल भंडार का जखीरा था 80% तबाह कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था और वो हिंदुस्तान की जॉइंटमैनशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। दूसरा, चूंकि हम जयपुर से बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, आज उनके नाम से एक मार्ग बनाया गया है वैशाली नगर में, हसनपुरा और खातीपुरा रोड के ऊपर, वहां पे उनकी स्टैचू लगाई गई है। और ये स्टैचू लगने में कम से कम 48 साल लग गए। और कहानी क्या है, हम बोलते हैं 1971 वॉर के हीरो कौन थे? जनरल सैम मॉनिक, यस, वो फील्ड मार्शल बने, वो कमांडर थे। उसके बाद जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने सरेंडर लिया, यस। पर लड़ाई किसने लड़ी अल्टीमेटली मेघना जो क्रॉस करी गई वो किसने करी? और ट्रूप्स को ढाका को इनसर्कल कराया वो किसने कराया? वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जो कि जयपुर के निवासी थे। जयपुर ने उनको 48 साल के बाद वो इज्जत दी है। आज उनकी बस्ट है, वहां का नाम है। और उसकी कहानी में आपको यह बताना चाहता हूं कि जो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने प्लान बनाया था, इवन सैम मानेकशॉ ने भी नहीं सोचा था कि हम ढाका पहुंच सकते हैं। हमारी जो आर्मी की हालत थी वो इतनी खराब थी, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, हथियार नहीं थे, एम्युनिशन नहीं था। पर हमारी एयरफोर्स, पैरा ट्रूपर्स, आर्मी, आर्मर्ड कोर, इन्होंने इस डिफिकल्ट टेरेन में पानी के रहते हुए एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें जनरल सगत सिंह को ऑर्डर दिए गए थे क्लियरली, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने, यू विल नॉट क्रॉस मेघना रिवर। दोबारा बोल रहा हूं, जनरल सगत सिंह जो कोर कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, यू विल नॉट क्रॉस मेघना रिवर। उसके लॉजिक थे कि मेघना रिवर क्रॉस करने के बाद खतरा बढ़ता है भारतीय सेना को, वो मैं अभी आपको नहीं समझा सकता। इतना मानिए कि मेघना रिवर क्रॉस करना एक खतरा था। जनरल सगत सिंह ने अपने रेडियो ऑपरेटर को बोला कि आप कमांड हेडक्वार्टर से वापस मैसेज भेजिए कि हमारा आपसे कोई रेडियो संपर्क नहीं है, क्यों? उनका मानना था कि हम क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि वह शूरवीर थे, गो गेटर थे, इनिशिएटिव वाले थे, और वो एक्चुअली सच्चे योद्धा थे। और जो एक कलकत्ता में बैठ कमांड हेडक्वार्टर से उनको ऑर्डर दे रहा था, वो उनके ऑर्डर से सहमत नहीं थे, परंतु फौज का मानना है कि सीनियर ऑफिसर की बात माननी है। तो उन्होंने उस ऑर्डर को अपने रेडियो ऑपरेटर को बोला, आप बोलो नथिंग हर्ड आउट, मुझे आपका कोई ऑर्डर नहीं मिला, मुझे मेरे से आपका जो संपर्क है वो टूट चुका है। और उन्होंने मेघना क्रॉस करी। पूरा का पूरा ब्रिगेड जब क्रॉस हुआ तो दुनिया हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं वो अब इस वक्त चला, और उसकी वजह से क्या हुआ, तो पाकिस्तानी सेना जो अभी तक सैनिक सिविलियंस की कत्लेआम कर रही थी, उसके कब्जों में खलबली मच गई। कभी इस दुनिया में नहीं हुआ कि 93,000 एक कोर से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, 3-4 डिवीजन, 5 डिवीजन, इतनी बड़ी फौज कभी सरेंडर नहीं करती। निश्चित तौर पर इसलिए करी सेना की छाताधारी सैनिक अपने पैराज के उतरे, उन्होंने ब्लॉकेड किया, ग्राउंड फोर्सेस ने ब्लॉकेड किया, नेवी ने ब्लॉकेड किया, वायुसेना ने बमबारी की सही ठिकानों पर गवर्नर के घर में, और उनको यकीन दिलवाया कि भाई अभी आपका टाइम आपको हो गया है, सरेंडर कर दीजिए। और इतनी बड़ी जो एक दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर कहीं नहीं हुआ। MS शेखावत साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। शेखावत साहब, उस वक्त जो समन्वय सत्ता और सेना में था, निश्चित तौर पर वो समन्वय ही था जिसने युद्ध में विजय हमको दिलाई थी। क्या आज भी ऐसा समन्वय आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल, आज भी है। इसका आपने नमूना जो है वो 99 में कारगिल वॉर में देखा। इसका जो है छोटे लेवल पे भी आपने जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक होना था या म्यांमार की तरफ कुछ हरकत करनी थी, तो इस सब में आज के दिन में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और पॉलिटिकल वेल डायरेक्शंस और आर्म फोर्सेस का जो एक साथ मिलके चलने का जो है, ये इस टाइम पे पीक पे है। और जनरल रावत साहब को इस दिन फिर से याद करेंगे कि उनकी वजह से ही ये जो समन्वय बहुत बढ़ गया है जी। बेटर जो कमांड का उनका एक प्लानिंग था अभी जो चल रहा है, ये इसी समन्वय की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और जब भी 1-2 साल में ये कार्यान्वित हो जाएगा तो एक
बड़ी उपलब्धि होगी। जी धीमान साहब, जी बताएं, पूरी कीजिए आप। जी कहानी सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वॉर के लिए हमने तैयारी की थी, लेकिन हम चाहते थे कि वॉर पाकिस्तान स्टार्ट करे जी, और हमें पता चल गया था खुफिया एजेंसी से कि उन्होंने 1 दिसंबर को हमारे पे अटैक करना था जी, और एयरफोर्स को हुक्म मिला था। हमारे मेरे रिलेटिव हैं जो पायलट थे उस टाइम पे, उनको हुक्म मिला था कॉकपिट रेडीनेस 1 को जी। कॉकपिट रेडीनेस में 24 आवर्स हो गए, पांव जो है सूजने लगे, हालत ठीक नहीं थी। उस टाइम पे फिर बोला गया हायर अप से कि भाई बताओ, पाकिस्तान ने तो स्टार्ट करना था वार, नहीं किया जी। फिर हायर अप को नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, हुक्म आया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा 24 आवर्स का, शायद कुछ होगा जी। और 24 आवर्स में 3 तारीख को शाम को 5:30 पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया और जिसका हमने जवाब जो है वो रात को 11:55 पे दिया जी। तो एक तैयारी होती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, कि आपके पास में सूचना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। सवाल यही है क्योंकि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कोलकाता में जनसभा कर रही थी और जैसे ही युद्ध का पता चला, हमले का पता चला, वो तुरंत दिल्ली पहुंची और 5 घंटे का उन्हें वक्त लगा युद्ध का आदेश देने में। इतना क्विक रेस्पॉन्स सरकार का रहा। क्या आज की परिस्थिति भी ऐसी आप देखते हैं? क्या आज भी सरकार इतना क्विक रेस्पॉन्स देने में सक्षम है? जिस प्रकार से आज के संसाधन है, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स होगा। जिस प्रकार की आज की लीडरशिप है, मेरे ख्याल से उससे भी क्विक और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स होगा जी, ये मेरा मानना है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इंसिडेंट जो है मेरी खुद की पलटन 7 कुमाऊं जिससे मैं आता हूं, वो इस वॉर के अंदर 3 दिसंबर को समझौडिया सेक्टर में, छम सेक्टर में लड़ाई के मैदान में थी और वहां पे हैवी सेलिंग हुई। हमारे बटालियन के सीओ साहब और 5 ऑफिसर जो हैं उसमें घायल हुए, 25 जवान जो है वो शहीद हुए। लेकिन उसमें एक क्राफ्ट जो है हमारा जो है इंडियन एयरफोर्स का पायलट जो है इजेक्ट हुआ और हमारे इलाके में दुश्मन के सामने गिर गया जी। और हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट बोपन्ना साहब जो बाद में मेजर साहब रिटायर हुए, वो जैसे तैसे गोलियों के बीच में जी, जिनका नाम है डी किलर, बाद में वो एयर मार्शल से रिटायर हुए जी, उनको गोलियों के बीच में बौछारे, चारों तरफ फायरिंग हो रहा है, बोल रही क्या कर रहे हैं, लेकिन जज्बा जो था कि अपने पायलट को बचाना, जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट साहब बोपन्ना साहब ने अपने कंधे पे किसी चीज की परवाह नहीं करती और किलर साहब को लेके, और डी किलर साहब बाद में एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए जी। और आज भी जब कभी यूनिट का फंक्शन होता है तो हमेशा आते हैं जी। तो जाबाजी के तो अगर आपको एग्जाम्पल दें तो हम बहुत दे सकते हैं जी। निश्चित तौर पर जाबाजी के किस्से ऐसे हैं कि 1 घंटे का वक्त भी कम पड़ जाएगा। धीमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जब भारतीय सेना ढाका पहुंची तो जो रेस्पॉन्स वहां के स्थानीय लोगों का मिला, ना सिर्फ स्वागत किया बल्कि वो मदद कर रहे थे भारतीय सैनिकों की। और अक्सर ये सुनने में बड़ा अचंभित लगता है क्योंकि दुश्मन के आप जमीन पर हैं और वहां के स्थानीय लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं आपके इस सवाल पे आता हूं, बट इसके पहले जो आपने पहला सवाल पूछा था कि आज वो जज्बा क्या है या आज हमारी तैयारी है कि हम 5 घंटे में जो इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया वॉर का, आज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो संक्षेप में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त हमारी वॉर प्रिपरेशन शायद फरवरी मार्च से ही शुरू हो चुकी थी। हमें पता था कि शरणार्थी आ रहे हैं, लड़ाई इनेविटेबल है, शायद तैयारियां चल रही थी।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सब कुछ चल रहा था। बट आज की जो आज की हमारी कैपेबिलिटी है जी, उसकी कैपेबिलिटी में ये है कि हम कोल्ड स्टार्ट से जा सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये है कि जैसे आज हम बैठे अपनी नॉर्मल पीस लोकेशंस पे, कोई कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है एंड सडनली वॉर इज डिक्लेयर्ड, आई कैन अश्योर यू आज हमारे पास कैपेबिलिटी है कि वी कैन स्ट्रेट अवे टेक ऑफ, क्योंकि आज हमने उसकी तैयारी की है, उसकी हम रिहर्सल करते हैं। अभी जहां तक बात आती है बांग्लादेश के लोग हमारी सहायता करने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो उसमें ये बहुत उस वक्त लोग नहीं जानते थे, पर आज मैं बता देता हूं आपको कि जब ये पाकिस्तानी सेना का नरसंहार शुरू हुआ बेगौलियों के ऊपर जी, तो उन्होंने उस वक्त जो मुजीबुर रहमान उनके तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट थे, तो उन्होंने कुछ मदद मांगी भारत से, और भारत ने तब तक उनकी मदद नहीं करी जब तक शरणार्थियों का बोझ भारत के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी फौज बनाई जिसकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने करी। हमारे लोग वहां गए, हमारी खुफिया एजेंसीज वहां ऑपरेट कर रही थी, और जो हमारे रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जन्म वहां पे मिस्टर काओ द्वारा किया गया। और वहां पे ये सब जो एजेंसीज थी, ये जो उनकी स्थानीय शाखाएं थी, उनकी टोलियां थी, उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। और ये बताया तो ये भी जाता है कि मुक्ति वाहिनी के कुछ भारतीय जवान खुद उनकी वर्दी पहन के भी लड़ रहे थे। तो बांग्लादेश के जहां तक नागरिक थे, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि सारी भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है, उनको बचा रही है, उनको नरसंहार से बचा रही है, उनको रेप किलिंग से बचा रही है, तो वो रेडी थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से 3 दिसंबर के बाद जब लड़ाई शुरू हुई और जिस तरीके से भारतीय सेना का एडवांस बढ़ता चला गया, उसमें उनकी मुक्ति वाहिनी और स्थानीय लोगों के द्वारा जो उनको इंटेलिजेंस दी जाती थी, उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इस तरह करते करते अल्टीमेटली जब उन्होंने उनके गवर्नर के घर में बमबारी करी और उनके जनरल ए के नियाजी जो उनके सेना के सबसे बड़े प्रमुख थे, उनको भी लाया, तो ये जाहिर था कि बांग्लादेश के लोग इंडियन आर्मी को वेलकम करते। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर चुकी थी, तो पाकिस्तानी आर्मी की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तानी आर्मी को बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश के नागरिक या उनकी मुक्ति वाहिनी को रोकना पड़ा। वो भी एक बहुत ही बड़ा मेजर टास्क था। तो इस तरीके से जब भारतीय सेना वहां गई तो उनको, और इतने में हमारी प्रधानमंत्री ने उनको रिकग्निशन भी दे रखी थी 15 तारीख से, तो उनको मालूम था कि उनके एक नए देश का उदय हो चुका है। उनको मालूम था इंडियन नेवी ने ब्लॉकेड कर रखा है। उनको मालूम था इंडियन नेवी अमेरिकन 7th फ्लीट जो इस तरफ आ रहा है पाकिस्तान की मदद के लिए, उसके सामने डट के खड़ी है, एयरफोर्स उनकी मदद कर रही है। तो ये सारे जितने कॉन्ट्रीब्यूशनरी फैक्टर्स थे, या जितना वो उनके सामने जो कुछ हो रहा था, तो उनको अच्छा लग रहा था। तो नेचुरली जब भारतीय सेना वहां पहुंची है, तो उसका स्वागत बहुत ही जोश से, बहुत ही हर्षोल्लास से उन्होंने किया। जी, आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा जी, हमारी जो बीएसएफ है, उस टाइम पे बीएसएफ ने जो है बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ काम किया था मुक्ति वाहिनी के साथ में। इनिशियली मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने का काम जो है वो बीएसएफ के हस्ते दिया गया था, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो इस मौके पे जब हम याद कर रहे हैं आर्म फोर्सेज को, तो हमें याद करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए बीएसएफ को भी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने आले दर्जे का काम किया जी। लेकिन एक देखिए, ये बिरला साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है, और शायद हम उस पूरे प्रोग्राम में भूल गए हैं, ये खाली इंडियन आर्म फोर्सेज ही नहीं है, ये बीएसएफ, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप एपिक चैनल पर जाएं तो आपने आर.एन. काओ की पूरी कहानी है जी, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस निश्चित तौर पर, क्योंकि 10वां दिन तो सूचना युद्ध था धीमान साहब, 10वां दिन तो सूचना युद्ध था, क्योंकि राव साहब ने वो बीबीसी पर प्रसारित हुआ 5000 फौज के साथ भारतीय सैनिक आगे, जबकि 600 युद्ध थे। तो ये निश्चित तौर पर हिम्मत के साथ, दिमाग से भी एक युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पूरा दिमाग हिल और पूरा देश इकट्ठा था। यानी कि वहां पे कोई उस वक्त ऑपोजिशन नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऑपोजिशन लीडर, वो सब इंदिरा गांधी के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे। जितने भी बड़े लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी, क्योंकि उन्होंने भी, जब शरणार्थी आ रहे हैं उनकी मैनेजमेंट किसने करनी है, तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अगर भारत की फौज का रसद बांग्लादेश जा रहा है
या वेस्टर्न फ्रंट पे जा रहा है, वो सारी हेमंत मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जी। रेलवेज कर रही है। तो हर एजेंसी भारत की में एक बात काम कर रही थी, जी। सबके नाम पे ये आपने एक बहुत बड़ा मैसेज देना है कि ये जीत जो है ये भारत की जीत है, जी, निश्चित तौर पर नागरिक की जीत है, जी, जो हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। भारत की जीत थी, भारत के जोश की जीत है, भारत के जज्बे की जीत है, क्योंकि इसमें सेना के साथ साथ सत्ता का भी बड़ा योगदान था, आम लोगों का भी बड़ा योगदान था। जी शेखावत साहब, क्योंकि लोंगेवाला को नहीं भूल सकते, लोंगेवाला का, क्योंकि 1971 में लोंगेवाला की कहानी बड़ी दिलचस्प है, उसके बारे में भी कुछ एक किस्सा हमारे दर्शकों तक, क्योंकि युवा ये जानना चाहते कि उस वक्त क्या हुआ था। आपके युवा लोग जो हैं ये बॉर्डर फिल्म को देख के बहुत ही प्रभावित हुए हैं जी, और आज भी जब लोंगेवाला आप जाते हो तो उस कर्म भूमि को, उस भूमि को टच करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। और आप एक तो कि एक कंपनी पंजाब रेजिमेंट की चांदपुरिया साहब के अंडर में अकेली कंपनी ने 125 आदमियों ने एक टैंक रेजिमेंट को रोक दिया, सुबह तक इंतजार करवाया और फाइनली एयरफोर्स ने आके उनको डिस्ट्रॉय किया जी। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, दुख की बात है क्लोजिंग नोट से कि हमने 93,000 जो है प्रिजनर्स लिए, उनको रिहा कर दिए क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा दिल बड़ा है। हमने 3,795 स्क्वायर माइल इलाका जो पंजाब में है, आजाद कश्मीर में है, सिंध के अंदर कैप्चर किया, वो भी शिमला एग्रीमेंट में दे दिया जी। लेकिन बस इसमें आज भी बहुत से हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां पे हैं, 40 से 50, जिसकी फैमिलीज कभी कभी प्रोटेस्ट करती हैं, याद करती हैं, उन भाई लोगों को हम कभी लेके नहीं आ पाए। ये हमेशा एक दुख का विषय है, दिल दुखता है, दर्द होता है कि हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां पे हैं, जबकि हम 93,000 कैप्चर किए, उनको रिहा किया, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उन प्रिजनर वॉर को रिहा नहीं किया। उनके लिए बहुत दुख है, दिल दुखता है, इसलिए मैंने ये याद किया। एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि भारत ने जमीन पर तो पाकिस्तान के साथ सारी जंग जीती है, लेकिन टेबल पर वो इतनी असरकारक, जो टेबल बैठक मीटिंग होती है, वो इतनी असरकारक नहीं रही है अभी तक। क्या आप इसके पीछे वजह आप मानते हैं? देखिए, अभी आपने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूं और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये एक बहुत ही नासूर है जी हमारे अंदर, कि हमारी इंटॉलरेंस, विश्वव्यापी क्या वासुदेव कुटुंबकम, ऐसी चीजें जो हमने करी हैं स्पेशली पाकिस्तान के साथ, जी, वो सारी की सारी बैकफायर करी हैं। अभी 93,000 पीपल आपके साथ मीन्स अगर 93,000 पाकिस्तानी फैमिलीज, समझ लिया 5 लाख 10 लाख पाकिस्तानी लोग डायरेक्टली इफेक्टेड, आपने फिर भी उनको वापस जाने दिया जी। उसके बाद आपने हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया, स्पेशली जो आपने राजस्थान, पंजाब और शकरगढ़ एरिया में जीता हुआ था, वो भी वापस कर दिया इंटरनेशनल मुद्दों के तहत। और ऐसी ही गलतियां आपने पहले भी करी थी। तो इन सब चीजों के कोई इस वक्त अगर मैं पोस्टमार्टम करना शुरू करूं तो आज के इस माहौल में शायद वो जायज नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों के अगेंस्ट बोलूंगा। और हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो इस वक्त लोगों का मनोबल बढ़ाना है, इसे करना नहीं है। इसलिए हम इसको यही बोलेंगे कि हम इस मामले में थोड़े कमजोर हैं। परंतु मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट, जैसे बसंतर एरिया में, बैटल ऑफ बसंतर, वहां पे हमारी जो पूना हाउस है, पाकिस्तान के फौज ने उनको खिताब दिया है फखरे हिंद, क्योंकि उनसे इतनी मार पड़ी उनकी। फिर हमारे जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हैं, जो पीवीसी हैं जी, वो वहां पे मारे गए थे, उनको अवार्ड मिला। और जिसने उनको मारा था मेजर साहब, स्क्वाड्रन कमांडर, जो लेटर ब्रिगेडियर, अभी उनकी भी डेथ हो गई है। उन्होंने खेत्रपाल साहब के पिताजी, जो भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे, उनको कई बार बुलाने की कोशिश की, उनका भव्य स्वागत किया, कम से कम 30 साल की लड़ाई के बाद। उनसे माफी मांगी कि मैं आपको लुक आफ्टर करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और आपका बेटा आमने सामने थे, हम दोनों ने फायर किया, लकीली मेरा फायर लगा, उसका मिस हो गया।
परंतु मैं जिस जाबाजी से उस लड़के ने लड़ाई लड़ी और 6 टैंकों को नष्ट किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खैर वो पता था, परंतु वो जज्बा उनके अंदर था, यानी कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया भी और पाकिस्तान की प्रशंसा भी जीती। वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस किस्म का जो जज्बा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है, ये देश के युवाओं को इस वक्त पता लगना चाहिए। बाकी जो डिप्लोमेटिक फेलियर है उसकी हम किसी और प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर। शेखावत साहब आपके पास जाऊंगा, क्योंकि भारत में हथियारों की खरीद प्रक्रिया जो है वो शुरू से विवादों में रही है। पहले बोफोर्स घोटाला हुआ और उसके बाद में अब रफाल को लेकर भी विवाद हो रहा है। क्या रक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों का दखल सही है? कितना सही इसे आप मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे सैन्य ताकत को प्रभावित करते हैं। मैं इस बात पे आने से पहले एक बात कहूंगा, जो ब्रिगेडियर धीमन साहब कह रहे थे कि हम हिंदुस्तानियों का दिल कमजोर नहीं है जी, दिल बड़ा है। हम माफी जल्दी करते हैं, हम कट्टरवाद नहीं हैं जी। ये जो 71 में भी हुआ, हम कमजोरी की वजह से नहीं, डिप्लोमेटिकली कमजोर नहीं, हम जनरली जो है बड़ा दिल रखते हैं। इसलिए हमारे साथ में हम जब भी कभी टेबल पे आते हैं तो हमारे में जो है बात देने की होती है, न कि किसी से भीख मांगने जी। अभी आता हूं कि जो आपने खरीद फरोख्त की बात की, वेपन्स की बात की, यस, पहले से सिस्टम ऐसा बना हुआ था जहां के भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के एटीट्यूड जो है लोगों का जो होता है, फाइलें मूव करने में कई साल लग जाते हैं जी। आपने एक नाम नहीं लूंगा, पुराने डिफेंस मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने 10 साल साइन कर, तो ऐसा कुछ आप करोगे तो खरीद कहां से होगी जी। और जब आप अभी नई गवर्नमेंट आई है और थोड़ा सुस्त लगा जी, पिछले 7-8 साल से काफी कुछ खरीद फरोख्त हो रहा है, उसमें हो सकता है कोई खामियां भी हो, अपोजिशन का काम है उसको उठाना, लेकिन कुल मिला के जो आर्म फोर्सेस के लिए है ये अच्छा हो रहा है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट है उनके बारे में सुना जा रहा है, एक्ट लिया जा रहा है जी, और काफी हद तक फरोख्त है जी, अच्छी बात है जी। ब्रिगेडियर साहब, धीमान साहब, उस वक्त 1971 में सीमित संसाधनों में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को जंग में मात दी थी। आज की बात करें तो संसाधनों के तौर पर भारत कितना दक्ष हुआ है? देखिए, जहां तक संसाधनों की बात आज है, आज भारत बहुत आगे है जी, और पाकिस्तान से भी बहुत आगे जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं जी। जो पिछले 2 साल में आज हमारे देश में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। और इनफैक्ट अभी राजनाथ साहब ने जो कल ही मेरे ख्याल में जब S-500 की बात हो रही थी, रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भारत को हम S-500 देंगे, S-400 ऑलरेडी दे चुके हैं, S-500 की बात चल रही है। तो वहां पे जिस किस्म के हथियार हम ले रहे हैं, जैसे क्लैशनिकोव्स हैं, AK-3 203 राइफल्स है, 203 राइफल, वो हम भारत में बना रहे हैं जी। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ट्रांसफर रशिया भारत में बना रहे हैं। तेजस की मांग इवन अमेरिका कर रहा है, 14 देशों ने करी है, और उसमें बहुत किस्म की मिसाइल्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, नेवी की हार्पून्स, स्मार्ट रॉकेट्स, मिसाइल असिस्टेड रॉकेट्स, तो ये सब चीजें आज हमारे पास बहुत आगे हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और अगले 5-10 साल में भारत नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा हथियारों का जी। तो उसकी वजह से हमारी जो रक्षा स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी जी। आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, शेखावत साहब आपके पास में, क्योंकि पहले जो खरीद प्रक्रिया होती थी वो इतनी धीमी होती थी कि वो तकनीक भारत में आते आते पुरानी हो जाती थी। क्या लगता है अब बदलाव आया है मोदी सरकार आने के बाद में, अब खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो खरीद प्रक्रिया है उसका सिस्टम बदल दिया गया है, खत्म हो गए खरीद प्रक्रिया जी। वो डिफेंस प्रोक्योर्ड मैन्युअल के हिसाब से जी। धीमान साहब आपके पास आऊंगा, धीमान साहब आपके पास आऊंगा
बिल्कुल धीमान साहब आपके पास आऊंगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यहाँ फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स कर दी गई है जी, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंसी। धीमान साहब आपके पास आऊंगा, एक बार शेखावत साहब से उनका कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं जी। सॉरी जी शेखावत साहब, मैं ये कह रहा था कि आज जो है पिछले 7-8 साल से एक चीज सबसे बड़ा जो काम हुआ वो बिचौलिए जो हैं वो निकाल दिए गए हैं जी। प्रोसीजर और इलेक्ट्रॉनिक है, फुल प्रूफ सिस्टम है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस होती है जी, बिचौलिए नहीं होते हैं जी, तो फिर नेचुरली है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो बढ़ता है जी। और पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट भी है बहुत एक्टिव रही है, डिफेंस मिनिस्टर्स भी जो है बहुत एक्टिव रहे हैं और सभी जो चीजें हैं उनको क्लियर किया है जी प्रोक्योरमेंट के लिए। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हम S-400 के बजाय हम तो सोच रहे हैं कि S-500 जी आगे की बात करो जी। अगर हमें ना खास तक जब कभी अगर हो कि 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ना पड़े तो फिर मैं इस प्रकार की तैयारियों को करना बहुत जरूरी है और इसके लिए गवर्नमेंट को जो है अपनी तरफ निश्चित तौर पर दे सकती है जी, निश्चित तौर पर तैयारियों करना बेहद जरूरी है। आखिरी सवाल धीमान साहब आपके पास में, क्योंकि वक्त हमारे पास में बहुत कम है। 1971 में भारत के जवानों ने पूरी दुनिया के सामने भारत का लोहा मनवाया। अब क्योंकि 50 साल हो गए हैं, अब भारत के लिए चुनौती पाकिस्तान के साथ ही चीन भी है। कितने तैयार हैं हम? देखिए, जहां तक अभी प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे, शेखावत साहब ने भी बोला, मैं बोल रहा हूं कि अभी ये सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम है जी। इसलिए वो जो प्रॉब्लम्स थी, बाकी ऑपोजिशन ने जो कहना है वो कहना है। और अभी जहां तक आपका सवाल है कि तैयारियां, मैं आपको बता दूं पिछले 1.5 साल में जो हमने चाइना के साथ किया है, चाइना के पास हो सकता है हमारे से मिलिट्री हार्डवेयर ज्यादा हो और हमसे सुपीरियर नहीं हो सकता, बिकॉज मिलिट्री हार्डवेयर को डिप्लॉयमेंट करने के लिए भी फ्रंटेज चाहिए जी। तो हमने उस फ्रंटेज के हिसाब से उनको केस मैच किया है जी। उसी तरह से पाकिस्तान, तो अभी ये टू फ्रंट वॉर ये होगी और ये चाइना और पाकिस्तान इंसर्जेंसी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे JNK हो, उसको भी फ्यूल करते हैं। अभी जैसे शेखावत साहब ने बोला 2.5 फ्रंट वॉर, तो ये 2.5 फ्रंट हो गए हैं। पर मैं आपको बोल रहा हूं अभी वॉर जो है 2 फ्रंट, हाफ फ्रंट एंड हाफ फ्रंट, दैट इज 2.5 एंड हाफ फ्रंट। तो वो जो लास्ट वाला हाफ फ्रंट है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना की जंग, इंटरनेट वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, और उसके बाद जितनी की जितनी आपकी जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कितनी बातों को सुनते हैं। तो अभी लड़ाई जो होगी वो 2.5 होगी। और इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे हमारे जो ये कमर्शियल कॉर्पोरेट लीडर्स हैं और DRDO है, ये सब साथ एक साथ खड़े हैं और भारत की अखंडता प्रभुता को कोई टच नहीं कर सकता। और भारत का जो सुपर पावर स्टेटस बनने का सपना है, रीजनल पावर भारत बनने वाला है और वर्ल्ड पावर उसके ज्यादा बनेगा। इसका उदाहरण ये है कि कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया, जो कल तक हमें उन पर डिपेंड करना पड़ता था, आज वो हम पे आश्रित है चाइना का गैस, मजबूरी है। इसलिए S-500 एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक वेपन है जो अभी प्रोटोटाइप भी तैयार हुआ है। तो रशिया के डिप्टी मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया है कि ये वेपन अगर हम किसी और कंट्री को देंगे तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री। जी, हाउ इंपॉर्टेंट धीमान साहब वक्त पोजीशन एट दिस टाइम इज। जी, वक्त की कमी है। शेखावत साहब फाइनल कमेंट छोटा सा, क्योंकि वक्त अब पूरी तरह से इजाजत के लिए हो गया है। शर्मा साहब, हमारे पास में संसाधन कमी हो ज्यादा हो, लेकिन हमारा सोल्जर जो है, इंडियन सोल्जर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड जी। हमारे सोल्जर में इतना मादा है कि चाइना के पास में कुछ भी हो, लेकिन जिस फौलाद के हम लोग बने हुए हैं, जिस फौलाद के इन सोल्जर से कोई भी वर्ल्ड की आर्मी जो है हमें हरा नहीं सकती है। हम जीत के आएंगे, वादा है जी। निश्चित तौर पर हमारा जोश जज्बा वो दुनिया में हमें सबसे आगे खड़ा करता है। चाइना के पास भले ही उपकरण कितने भी हो, सैन्य शक्ति भी बहुत हो,
लेकिन जो हमारा जोश है, जो जज्बा है, वो हमने 1971 में भी बता दिया था कि कम संसाधन और कम सैन्य ताकत के बावजूद हम कैसे दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। और आगे भी भारतीय जवान, भारतीय शेर ये मादा रखते हैं कि वो दुनिया में अपनी ताकत का एहसास अपने जोश जज्बे के साथ में बता सकते हैं। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का समापन कुछ पंक्तियों के साथ में करेंगे। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर कभी जिंदगी ना मिले। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।